अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क की सियासत में डील की बातें हो रही थी, तब्दीली की कयासराइयां हो रही थी, नवाज शरीफ के वतन वापस आने की कयासराइयां हो रही थी। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि नवाज शरीफ किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं, किसी भी दिन अचानक धमाका हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी एक बयान मंसूब हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सजा खत्म कराने की कयासराइयां हो रही हैं। इन सारी अफवाहों को इस बात से भी जोड़ा गया कि शायद नून लीग की एस्टैब्लिशमेंट से कोई डील हो रही है, लेकिन आज इस पर DGI-SPR का बयान सामने आ गया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद हैं। इस पर जितनी कम बहस की जाए उतना मुल्क के मफाद में अच्छा है। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या हैं उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट दिस इज़ ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन एंड इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में मफाद में बेहतर है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान नून लीगी रहनुमाओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि नवाज शरीफ बहुत जल्द वतन वापस आने वाले हैं। खासतौर पर अयाज सादिक और जावेद लतीफ़ ने इस बारे में खुलकर बात की। फिर 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने ऐलान किया था कि ताहयात नाअहली की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी एक बयान खबरों में आया जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बात की थी। ज़राए के मुताबिक 24 दिसंबर को पार्टी रहनुमाओं के एक इजलास में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एक सजा याफ्ता शख्स किस तरह चौथी मरतबा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। ज़राए के मुताबिक इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नवाज शरीफ की सजा खत्म होने से मुताल्लिक कयासराइयां हो रही हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सजा याफ्ता शख्स की सजा खत्म हो जाए? नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। पैनामा में नवाज शरीफ का नाम आया, अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया। एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है? फिर इन अफवाहों ने मजीद जोर पकड़ लिया कि एस्टैब्लिशमेंट से डील के नतीजे में नवाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं और हुकूमत और फौज के दरमियान सब अच्छा नहीं है। लेकिन आज मीडिया ब्रीफिंग में DGI-SPR ने इस बारे में भी बात की और कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट को इस मसले से बाहर रखें। सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है और उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं। एंड दैट इज़ इट, देयर इज़ नथिंग मोर टू इट। एंड उसमें इससे ज़्यादा मज़ीद किसी किस्म की स्पेकुलेशन करनी भी नहीं चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की कि शाम को TV प्रोग्राम में हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से भी आज नवाज शरीफ से डील के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि नून लीग की डील की बातें लोग अपने अपने शौक के लिए कर रहे हैं। अच्छा हुआ आज के जनरल साहब ने भी डील की बातों से मुतालिक क्लियर कर दिया। नून लीग से डील की बातों को तर्जुमान पाक फौज ने कयासराइयां करा दिए, तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए? देखिए ये तो अपने शौक के ऊपर ही लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ है आज जनरल साहब ने भी उसको क्लियर कर दिया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने डील की खबरों से लाइलमी का इज़हार कर दिया। PDM का सरबराह मैं हूँ, मेरे वो कॉम्पोनेंट है, सबसे बड़ी जमात हम उनको समझते हैं अपने इत्तेहाद में। इन चीज़ों का मुझे कम से कम इल्म नहीं है, नहीं उनके किसी एक सीनियर जिम्मेदार आदमी ने आज तक मेरे साथ डिस्कस किया है। बस आपकी मीडिया के जरिए से अफवाहें गर्ज करती हैं, हमारे कानों को भी बात लग जाती है। मैं हैरान होता हूँ कि मेरे नौजवान सहाफ़ी को इसका इल्म है तो फजल रहमान को इसका इल्म क्यों नहीं है? मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान से आज सहाफ़ी ने महंगाई पर भी सवाल किया। देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। क्या पाक फौज की नज़र है जो महंगाई है मुल्क में और जो लोग फेस कर रहे हैं महंगाई को, जो सूरत पैदा हो रही है, लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर कोई नज़र है सर आदमी की और कोई गवर्नमेंट से कोई बातचीत चल रही है किस वाले से? कोई पाक फौज भी अवाम से ही है और पाक फौज का एक सिपाही, एक अफसर भी उसी दुकान से जाके चीज़ खरीदता है जहाँ से बाकी अवाम खरीदती है। तो बिल्कुल एहसास है इस चीज़ का। और एंड उसके ऊपर जहाँ पे जिस फोरम पे जिस तरह की असिस्टेंस फौज की तरफ से दी जा सकती है वो ऑफ़र की जाती है और उसके अंदर जो इनपुट दे सकते हैं वो भी देते हैं। और DGI-SPR से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत से मुतालिक भी सवाल हुआ जिस पर उन्होंने कहा कि बेबुनियाद बातें ना की जाए।
22 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुद्दत खत्म हो रही है, मजीद तोसी का इम्कान है। ऐसी बेसलेस स्पेकुलेशंस में मत इंडल्ज करें अपने आप को। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस तरह की क्या सहराइयों में मत इन्वॉल्व हो और ना ही ऐसी चीज़ों को हवा दें। सारे मामले पर बात करेंगे नून लीग से भी, हुकूमत से भी। इस वक्त नून लीग के रहनुमा राना सनौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, हुकूमत से किसी भी किस्म के इख्तलाफात की तरदीद भी कर दी DGI-SPR ने, आप लोगों के साथ किसी भी किस्म की डील की अफवाहों की तरदीद भी कर दी उन्होंने, उम्मीद तो नहीं टूट गई आपकी? नहीं, देखिए जो DGPR ने बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इससे अलहदा रखा जाए, तो हमारा तो मुतालबा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन मामला से अलहदा रहे। जहाँ तक उन्होंने डील की बात की है कि कोई डील नहीं हो रही, तो क्या PMLN की तरफ से किसी भी ज़िम्मेदार आदमी ने, या जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की है, उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से मेरा ख्याल है कि हर दूसरे तीसरे रोज़ बात होती रहती है, हम में से भी बहुत से लोगों की बात होती रहती है। कभी मियां नवाज शरीफ ने इस बात का तसर दिया है, कभी उन्होंने बात की है, कभी हमने ये कहा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से या किसी से जो है वो डील होने जा रही है। हमारा तो मुतालबा ही और है, उस मुतालबे को आप हमारी सियासी जदोजहद कह लें, उसे हमारी डिमांड कह लें, या उसे हमारी डील कह लें। हमारा तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस नालायक नाअहल ओबाश टोले की सरपरस्ती बंद कर दे। मगर दो चीजें जो थी से आइन और कानून में दर्जा उस तरह से चलने दे, मगर साहब उसके बाद फिर देखिए कितने चलते हैं ये दो खबरें जो थी, क्योंकि पहले ज़ाहिर है मरीम नवाज साहिबा का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ साहब की जब तक जान की ज़मानत नहीं होगी मैं उन्हें वापस नहीं आने दूंगी, कोई ज़मानत दे दे। मगर फिर नवाज शरीफ साहब के आने की बात होने लगी, खुद आपकी जमात की तरफ से कही गई। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान इस बात पर मान गए कि इस्तीफ़े ना दें, और मार्च में आप लॉन्ग मार्च ले गए, जिसकी वजह से तासुर मजबूत हुआ कि कोई ना कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि उससे पहले पहले हुकूमत को गिरा दिया जाए, जिसकी वजह से ये सारा का सारा मामला हुआ। नहीं, देखें, हमारी तो ये अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि हमारा ये यकीन है कि अगर ये सरपरस्ती जो है ये ख़त्म हो जाएगी तो ये तो एक महीना नहीं चल सकती, और ये अपने बोझ से और अपनी नालायकियों से, अपनी नाहली से गिरेंगे। तो मामला ये है कि वो चीज़ जो है, अब आप देखें ये जॉइंट सेशन था, जॉइंट सेशन उन्होंने बुलाया, शाम को पहले खाना किया, इनके 43 बंदे जो थे वो शार्ट थे, अगर सुबह जॉइंट सेशन होता तो ये फारग हो जाते। उसके बाद इन्होंने जो है वो शर्मिंदगी बर्दाश्त करके उसको डी नोटिफाई किया, हालांकि प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, नेक्स्ट वीक जो है वो उसको इजलास को बुलाया। उसके बाद फिर जिस तरह से बंदे पूरे हुए हैं उसके ऊपर को आए ना, फिर हमारे साथ आगे बैठ के करे बात। मगर साहब ये है 19 नवंबर से पहले की बात, उसके बाद हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन, जिसके बारे में मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हाँ जी मामला न्यूट्रल थे, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो गई है। तो मामला फिर क्या ये होगा कि पिक एंड चूज करेंगे आप कि जहां पर आप जीत गए वहां बदल गए हैं, जहां पर आप नहीं जीत सके वहां बदल गए हैं? अभी देखिए कि काबीना में मिनी बजट के ऊपर मना लिया उन्होंने इत्तेहादियों को, आप मना लेते अदरवाइज, अब क्या इदारों ने मना के दिया? नहीं शाहजेब, बिल्कुल पिक एंड चूज नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है। हमारे ये खानेवाल में इलेक्शन हुआ है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई मुदाखलत नहीं थी किसी और तरफ से। मामला ये है कि हम तो, हमारा तो दावा, हमारा तो मुतालबा यही है। अगर इसको आप डील कहते हैं तो कोई, अगर डील कहता है तो कोई कह ले। हम मियां नवाज शरीफ ने कभी जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन के अलावा कभी और कोई मुतालबा नहीं किया, और इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वो किसी डील के हक में नहीं है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमें मिलना चाहिए, ये कौम को मिलना चाहिए, इस मुल्क को मिलना चाहिए। तो सब फिर आप अब लॉन्ग मार्च भी अपने वक्त पर करेंगे और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, या फिर वो इरादे अब थोड़े से डामाडोल हो रहे हैं? देखें, जिस तरह से आपने कहा कि जी पेशावर में बल्दियाती इलेक्शन, फिर उसके बाद मैंने खानेवाल की बात की है। देखें, वो न्यूट्रलिटी जो है वो आज DGI-SPR के बयान से भी जो है वो साबित हो रही है कि वहाँ पे ये सोच पाई जाती है कि वो खुद को इन चीज़ों से अलहदा करे, वो खुद को इन चीज़ों से डिस्टेंस करे। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर ये जो कर रहे हैं, जो इन्होंने इस मुल्क के साथ ये 3.25 सालों में कर दिया है,
और जिस तरह से ये मुल्क को डुबो रहे हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इनके लिए तो चंद हफ्ते जो है वो काफ़ी होंगे। वैसे मगर इसका पैमाना क्या है? अब मिनी बजट का मामला हुआ, हुकूमत अपने इत्तेहादी मना लिए, आप भी अभी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वोटिंग उस पर बाद में होनी है, काबीना में वो मान गए। तो अगर आप नहीं मानेंगे तो आप कहेंगे कि इदारे न्यूट्रल नहीं है, मान जाएंगे तो फिर इदारे न्यूट्रल हैं। क्या ये पैमाना है? देखें शाहजेब, मैं उस तरह की बात नहीं करनी चाहता कि मेरी और आपकी गुफ्तगू जो है वो बाद में किसी गैर मुल्की जो है वो चैनल से चलाई जाए और फिर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाए। और ना ही आप चाहते हैं ना ही मैं चाहता हूँ, लेकिन बात ये है कि न्यूट्रलिटी जो है वो जब है और जब नहीं है, इसमें तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। पूरी दुनिया कह रही होती है। ये सेकंड टाइम जो जॉइंट सेशन हुआ है, सारी दुनिया को पता है। पीटीआई के एमएनए जो हैं वो सारे बातें कर रहे हैं, इत्तेहादी सारे बातें कर रहे हैं। तो फिर इस सूरत में तो आप स्पीकर के खिलाफ नहीं जाएंगे नो कॉन्फिडेंस लेके? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बात यानी इंश्योर हो जाती है, अल्लाह करे कि इंश्योर कैसे होगी? मतलब पहले आपके नंबर पूरे होंगे और इत्तेहादी आपसे खुद आके कान में कहेंगे, आप असेंबली में जाकर ट्राई करेंगे तभी इंश्योर होगी, अब साबित होगी ना। नहीं, देखें मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ये छुपती नहीं है। यानी जितना मर्जी ये चीज़ें छुप के की जाएं, लेकिन ये ज़ाहिर हो जाती हैं। तो ये जो है ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये चीज़ हो और हम कहेंगे हमें मालूम नहीं है या हमने कोई उसको जो है वो टच करके देखना है। ये चीज़ें जो है ये मालूम हो जाती है। ये जो हैं इनके तो पल्ले कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसा फिर ये तो के टिकट का अपना फैसला नहीं कर सकते। फिर मियाँ साहब तो नहीं आएंगे अभी? देखिए, नहीं, ये कहना कि मियाँ साहब नहीं आएंगे ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये कह देना कि जी मियाँ साहब फलां दिन आएंगे, मियाँ साहब फलां डेट को आएंगे। देखिए, पार्टी ने जो मियाँ साहब को रिकमेंडेशन या सिफारिशात जब उन्होंने पूछा था जो दी हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। पार्टी ने ये कहा था कि आप अपना इलाज मुकम्मल करवा के वापस आएँ और इस बात को भी पेश नज़र रखें कि आपको यहाँ पे जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा, और इन चीज़ों को भी आप पेश नज़र रखें। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, वो सुबह फैसला करें। मुल्क में जब ऐसे हालात हो जाएंगे, जब उन्हें लगेगा कि उन्हें इंसाफ मिल सकता है, वो तब आएंगे या किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में वो हालात पैदा करके फिर आएंगे? वो किसी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई किसी से ना वो गुफ्तगू कर रहे हैं, ना वो इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, और ना ही वो किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में जो है वो पाकिस्तान में कोई जो है वो तब्दीली चाहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्री फेयर इलेक्शन चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि तमाम अदारे जो है वो अपनी हदूद में रह के अपनी आइनी हदूद के मुताबिक जो है वो काम करें। उन्होंने कभी भी इस बारे में कभी ना को हमसे बात की है, और अगर कोई हमारी पार्टी से कोई आदमी को बात कर भी देता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी एक अपनी सोच समझ होती है कि वो बात हुई उसकी और उसने इस तरह से समझा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ किसी डील के हक़ में नहीं है, और ना ही इस बारे में वो किसी गुफ्तगू के जो है वो के मुतमन्नी हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है उसको आइन के मुताबिक जो उनका रोल है उनके हाल पे छोड़ा जाए। किसी को ज़रूरत नहीं है ना अपोजिशन को पुश करने। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर डील की बातें हो रही थी, अगर डील की उम्मीदें करने वालों की आज के DGISPR के बयान से उम्मीदें टूटी हैं, तो क्या हुकूमत का भी खौफ टूट गया है? कोई खौफ नहीं है कि आज ये मामला ठीक है सारे के सारे? लेकिन ये मामला ठीक ही है। पाकिस्तान में एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से छोटी बातें भी जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं और बड़ा मीडिया में ज़्यादा डिस्कशन होती है, इसलिए एक इशू है जो बार बार आता है। अदरवाइज कोई इसमें दो राय ही नहीं है। हमने देखिए पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत जब से आई है, हमने सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े हैं। हमने कोशिश की है कि कोई डिक्टेटोरियल किस्म की रिजीम हम कायम ना करें। हमने तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं, तमाम अपोजिशन, तमाम को बार बार ये कहा है कि आप अपोजिशन को भी हम कहते हैं बार बार कि आप हमसे बैठे और हमारे साथ मिलके चलें।
इदारों के साथ भी हमारा रवैया यही है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तभी इस्तेहकाम होगा अगर एक ऐसी हुकूमत होगी जो दूसरों का नुक्ता नज़र सुनकर ही आगे चलेगी। वैसे मगर एक तासुर ज़ाहिर ये उभर गया था जब नए DGI की तैनाती का मामला हुआ कि जो मामलात अच्छे थे वो वैसे नहीं रहे हैं। ज़ाहिर माजी की तो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, वो सही है, मगर आपकी माजी की तारीख तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बहुत अच्छी थी, मगर माजी करीब की तारीख पर सवाल उठ रहे थे कि कहीं ताल्लुकात उतने बुरे तो नहीं हैं, हुकूमत कहीं ख़तरे में तो नहीं है, तो वो मामला ठीक है? देखिए जी, आप रोज़ाना इंटरेक्शंस होते हैं, रोज़ाना जो है वो इतना ज़्यादा एक गुफ्तगू होती है, बातें होती हैं। अब इशू ये होता है कि कई जगहों के ऊपर नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है और उसमें कई दफ़ा जो बातचीत है वो शायद उस तरीके से नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो, लेकिन इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि जो इस वक्त एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे आइडियल रिलेशनशिप है और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही आगे चले। मतलब आइडियल कैसा है? क्योंकि पहले तो बहुत आपके लिए सपोर्टिव था, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, दीगर मामलात हों, भरपूर ताउन था, ताजरों से मुलाकातें हों। अब क्या न्यूट्रल है या वैसा ही है? क्योंकि अपोजिशन ने कम से कम मौलाना फजल ने तो कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि न्यूट्रल थे इदारे। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में चूंकि वो पेशावर की सीट जीत गए हैं तो उनको लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल थे। अगर वो हार जाते तो वो कहते हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं है। तो हमारे यहाँ सियासतदानों ने अपनी हार के लिए मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने तो बनाने होते हैं। कभी कह देंगे कि जी नहीं ये इस तरह नहीं हुआ, इस तरह हुआ। कोई भी शख्स यहाँ हार तो तस्लीम नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हार तस्लीम करूंगा तो इससे तो पता लगेगा कि मेरी मकबूलियत ही खत्म हो गई है। जब भी आप इलेक्शन हारते हैं तो ये कह देते हैं कि धांधली हुई है, जब जीतते हैं तो कह देते हैं जी हम जीत गए हैं। तो ये तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है, इसकी कोई बहुत अहमियत नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फौज के और सिविल जो रिलेशनशिप है वो उतने ही अच्छे हैं जितने के पहले दिन। सब मगर अगर क्योंकि सिर्फ न्यूट्रल भी हों तो आपकी हुकूमत मुश्किल में नहीं आ सकती है कि जिसमें बहुत सारी मामलात हों। अगर ये स्पीकर के लिए जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस के लिए, सेनेट चेयरमैन के लिए जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इत्तेहादियों को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्योंकि अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि वो मैनेज किया जाता था आपके लिए। देखिए ये जो भी इत्तेहादी होंगे या जो भी लोग हैं ये पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स में लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं, ये देखते हैं कि अगली उनकी जो सेटअप है, अगले जो इस शतरंज की इस खेल के ऊपर, शतरंज की इस बसात के ऊपर उनकी पोजीशन अगली क्या होगी, उसके मुताबिक फैसले करते हैं। लिहाजा जो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो इसी के मुताबिक अपने फैसले करते हैं। ये जो हमारे सारे इत्तेहादी हैं वो फैसले करते हैं। जहाँ तक फौज की बात है या सिविल मिलिट्री की बात है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें फौज न्यूट्रल इदारा है ही नहीं। फौज हो, तमाम इदारे हों, वो हुकूमत के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भी जो है वो ये समझती है कि फौज को और तमाम इदारों को हुकूमत के साथ रहना। वैसे अगर ज़रा सियासत में मुदाखलत नहीं करनी है, हुकूमतों को कमज़ोर भी नहीं करना है, मगर पाकिस्तान की माजी की तारीख अलग है। क्या वज़ीर आज़म को भी कहीं ना कहीं खदशा हुआ था? एक बयान उनका रिपोर्ट हुआ था कि उन्होंने पार्टी के इजलास में कहा कि एक सज़ा याफ्ता शख्स किस तरह चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन सकता है, कि उन्हें भी खदशात थे कि कोई डील वगैरह हो रही है कि नवाज शरीफ को वापस लाना, वज़ीर आज़म बनाना। देखिए मसला यही हो जाता है कि जब आधी बात जो है वो रिपोर्ट हो और उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है ऐसी गुफ्तगू के लिए। ये जो गुफ्तगू थी वो सुप्रीम कोर्ट बार के तनाजुर में उन्होंने की थी कि जब ये खबर डिस्कस हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि जी वो आप जो नाअहली है उसको ख़त्म करें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जहाँ पे वकील भी अगर जो है इतना बड़ा इदारा जो है वो ये बात करेगा तो फिर इखलाकी जो एडवोकेसी है पाकिस्तान में वो कौन करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट उन्होंने फौज का या किसी का तो जिक्र ही नहीं किया था, और सुप्रीम कोर्ट बार के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और आज उनसे महंगाई के हवाले से भी सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि आम फौजी जवान भी वहीं से जाके चीज़ें खरीदता है, तो महंगाई के मामलात के हवाले से उन्होंने कहा जो फोरम्स हैं उस पर बात भी की जाती है ताउन के। तो क्या कोई कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है इस हवाले से? महंगाई तो जाहिर है कि इसमें कंसर्न का इजहार जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करते हैं, और जो इस वक्त हमारी कंसर्न है उसी कंसर्न के नतीजे में अब चीज़ें जो हैं वो नीचे आना शुरू हुई हैं। आपने देखा पिछले महीने को देखें, इस महीने को देखें, तो आपको एक वाज़ेह SPI में डिक्लाइन नज़र आना शुरू हुआ है। और इंशाल्लाह जो देखिए जो चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर है वो उसकी कीमत के ऊपर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन जो अपनी चीजें हैं वो नीचे आना शुरू हुई हैं और उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म का अपना कंसर्न है। वैसे मगर ज़ाहिर है क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, मुसलसल ये आपके हुकूमत की तरफ से प्रॉमिस किया गया। दिसंबर का नंबर भी 22 माह का हाईएस्ट नंबर है, 12.5% का CPI है, 20% से ऊपर SPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स 20% से ऊपर है। तो ये सारा का सारा मामला अभी कंट्रोल में है नहीं आपके, और अभी मजीद महंगाई के खदशात ही आगे जाके भी। ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा तो रूरल एरियाज है, हमारे रूरल एरियाज में इतनी बड़ी महंगाई के इश्यूज नहीं है जैसे अर्बन है। और अर्बन में भी मैं देख रहा हूँ, आज देखिए कि स्टॉक मार्केट के जो प्रॉफिट्स हैं, मैं देख रहा था 498 अरब रुपए का प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को स्टॉक मार्केट में की जो कंपनियां हैं उन्होंने दी हैं। 100 जो हमारी टॉप की कंपनीज हैं उनको 929 अरब रुपया उनका जो है वो प्रॉफिट है। इसी तरीके से जो हमारे तमाम मीडिया ग्रुप्स हैं उन्होंने 33% से 40% तक जो है वो प्रॉफिट शो किए हैं। आखिर ये सारे आज अगर आप उठा के देखें मरी में और तमाम जो जहां बर्फ पड़ी है, जरा सिर्फ आप जाके उनकी जो शहर है उनकी हालत देखिए। सो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि महंगाई, तो अगर आप इस तरह से कहेंगे तो फिर तो 1947 में से कुछ भी महंगाई नहीं थी। आपने इनकम लेवल्स देखने हैं। जब हम कहते हैं कि हमारी ग्रोथ 5% के ऊपर है तो इसका मतलब यह है कि महंगाई से 5% ज्यादा ही कम कमा रहे हैं। आप अगर कोई भी मुआशी तज्जिया देख लें तो तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में जो लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है, महंगाई उससे ज्यादा है। इसलिए जो लोगों की आमदनी है वो रियल टर्म्स में कम हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो महंगाई कंट्रोल करना है वो अभी तक आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कि फिर आप कहें कि ग्रोथ रेट वो नहीं है जो कि प्रेडिक्ट हो रही है। अगर ग्रोथ 5% है तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपकी महंगाई से 5% आमदनी ज्यादा है। और फिर सेगमेंट्स में भी इशू है। मैं इस बात पे आपसे मुत्तफिक हूं कि हमारी जो अर्बन हमारी नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो अर्बन हमारी क्लास है, स्पेशली जो अर्बन हमारी तनख्वाहदार क्लास है, उसके लिए मुश्किलात बड़ी हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये इनकार नहीं कर सकते कि हमारी जो फार्मर कम्युनिटी है, इसी तरह से जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारी कंस्ट्रक्शन है, उससे वाबस्ता लोगों की आमदनियों में खातर खा इजाफा हुआ है। तो ठीक है, आप कह लीजिए कि कुछ सेगमेंट्स के लिए महंगाई है लेकिन कुछ सेगमेंट्स के लिए महंगाई नहीं है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। क्या हुकूमत को अब कोई खतरा नहीं, अपोजिशन के लिए कोई उम्मीद नहीं? इस पर तजिया लेंगे ब्रेक के बाद। तो दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। कहाँ जाएगी सियासी सूरत हाल? हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार सोहेल वड़ाई साहब और सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, आज का बयान आ गया, हुकूमत भी कह रही है कि जी अच्छा ये बयान भी आ गया, वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं थी। अपोजिशन कह रही है नहीं, हम तो वैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी कोई डील नहीं थी। आपके ख्याल में आज हुकूमत को एक नई जान मिली है, अपोजिशन थोड़ी कमज़ोर हुई है, या मामलात वैसे ही हैं, हुकूमत को जो ख़तरा था वो वही मौजूद है? देखें, अभी तो अपोजिशन इस काबिल नहीं है कि हुकूमत को निकाल सके, लेकिन हुकूमत भी इस काबिल नहीं है कि कल उस पर हमला हो तो ये अपने आप को सहार सके। दोनों ही कमज़ोर हैं। बात तो सिर्फ ये है कि स्टेटस को कौन तोड़ के दूसरे पे हमला करता है। जिस दिन अपोजिशन हमला आवर हो गई उस दिन हुकूमत का बचाव मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ ख़ुद अपोजिशन इस काबिल नहीं लगती कि वो हमला आवर हो के हुकूमत को गिरा दे। और ये जो मामला था डील का, मामला तय होने का, वड़ाई साहब इसमें कोई दम था या कुछ नहीं था? नवाज शरीफ साहब के वापस आने की बात क्या हुई? ऐसा लग रहा था एक पैनिक सा क्रिएट हो गया है हुकूमत में भी, और अपोजिशन भी कुछ एतमाद का इजहार कर रही थी मगर डील को डिनाई कर रही थी। मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ बात तो थी, और बात इसलिए भी लगती है कि देखें, दो वाक़यात जो हैं वो होने वाले हैं। एक तो ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री इस साल होनी है, और जिस साल में भी ये तकर्री होनी होती है वो साल पॉलिटिकल टर्माइल का साल होता है। उस साल में बड़े सियासी हादसात, बड़े सियासी वाक़यात जन्म लेते हैं। तो इसलिए 2022 जो है ये इस हवाले से इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें तकर्री होनी है। उससे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सारा काबिल गौर होगा। दूसरा 2023 जो है वो इलेक्शन का साल है, और ज़ाहिर है इलेक्शन के साल से पहले भी डील्स होती हैं, इलेक्शन से पहले मनूवरिंग होती है, इलेक्शन से पहले ये तय होता है कि अगला सेटअप क्या होगा, किस तरह से सियासी पार्टियां एक्ट करेंगी। तो ये दो जो वाक़यात हैं इनकी वजह से ये अफवाहें जो हैं और ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं, और इसलिए इनमें दमखम भी है, क्योंकि ये वाक़यात सबको पता है होने वाले हैं, और सबको पता है कि जब ये दो वाक़यात होते हैं, जब इलेक्शन होना होता है
जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री होनी होती है तो उस वक्त सियासत में उखाड़ पिछाड़ होता है, सियासत में उतार चढ़ाव आता है। साहिब साहब, आज मौलाना फजल रहमान ने भी डील की खबरों से बिल्कुल लाइल्मी का इजहार किया, मगर मौलाना अचानक इस्तीफे ना देने पर मान गए थे। फिर ये खबरें आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने उनको कोई पैगाम पहुंचाया है, आपने भी इस हवाले से मीडिया पर कुछ खबरें शेयर की थी। तो वाकई कोई डील वील कोई नहीं थी, ऐसे ही मौलाना मान गए, उसी तरह लॉन्ग मार्च हो जाएगा, क्या होगा? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले सालों में ना डील नवाज शरीफ ने तलब की है, ना मौलाना फजल रहमान ने तलब की है, ना कुछ और जो जेन्युइन अपोजिशन जमातें थी उन्होंने तलब की है। उनका डिमांड एक होता था कि जो इमरान ख़ान की हुकूमत इदारों को एक डाल के तौर पर इस्तेमाल करती है अपने लिए, तो उस डाल को दरमियान से हटा दिया जाए। और अभी ये जो डील का तासुर सामने आया है तो वो ज़ाहिरी बात है कि कुछ अरसे से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अब चंद रोज़ कबल पेशावर में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन से लगता है कि वो गैर जानिबदार हो गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत इदारों को, रियासती इदारों को अपने लिए ढाल बनाती थी और ऐसा तासुर भी था कि जी वो उनके लिए ढाल बन रही है वक्तन प वक्तन, तो वो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। मगर साहब साहब, इनकी उम्मीद ये नहीं थी अपोजिशन की या मौलाना साहब की कि सिर्फ न्यूट्रल नहीं होंगे बल्कि इस हुकूमत से सेम पेज नहीं रहा है, मामला ख़राब हो गए हैं, इसलिए गिराने में कोई किरदार अदा करेंगे, उम्मीद ये नहीं थी? नहीं, देखें कि माजी में तो यही होता रहा कि एक तो हुकूमत बार बार सेम पेज ये बात कहते रही, दूसरा इमरान ख़ान साहब ख़ुद कहते रहे कि जी मेरा कोई मुतबादिल नहीं है, मेरा फ़लाँ नहीं है, और उन्होंने तमाम रियासती इदारों को अपने लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर अपोजिशन की जमातों और रियासती इदारों को लड़ाने की भी कोशिश की और किसी हद तक वो उसमें बड़ी हद तक कामयाब भी रहे। तो कुछ अरसे से उन इदारों की तरफ से ये बावर कराया जा रहा था कि हम गैर जानिबदार होंगे, और मेरे ख़्याल में उस गैर जानिबदारी को भी अपोजिशन की जमातें, मौलाना फजल रहमान हो या नवाज शरीफ हो, तो वो अपने लिए बड़ी ढील समझते हैं और बड़ी रियायत समझते हैं। इसलिए ये डील का तासुर भी सामने आया, इसलिए मुस्लिम लीग नून और के कायदीन ने भी बयानात देने शुरू कर दिए, और इसलिए मौलाना फजल रहमान से जैसे लोगों को भी एक नया हौसला मिला है। और सुहेल बड़ाई साहब, आज तक तो अपोजिशन ने ज़ाहिर है जो भी दावा किया उसमें वो नाकाम हुई है, मगर फिर वो जिम्मेदारी कहीं और डाल देते हैं कि जी फ़ोन कॉल्स आ गई थी, ये मामला हो गया था। आपको लगता है कि इस दफ़ा ओपोजिशन कुछ कर सकती है, फ़ोन कॉल्स का सिलसिला नहीं होगा, या फिर ओपोजिशन माजी में भी अपनी कोताहियाँ डाल देती थी, अपनी तैयारी इनकी पूरी होती नहीं थी और आज भी तैयारी नहीं है इनकी? देखिए शाहजेब साहब, तमाम तर महंगाई के बावजूद, मायूसी के बावजूद, बेरोज़गारी के बावजूद हम देखते हैं कि अपोजिशन के कहने के बावजूद आम लोग बाहर नहीं आए। अपोजिशन के कारकुन तो ज़ाहिर है बाहर आते रहे हैं, तो इसलिए जो इसका मतलब यह है कि अभी ऐसा उबाल नहीं आया, अवामी उबाल जो हुकूमत को निकाल बाहर करे। और दूसरी तरफ अपोजिशन इस काबिल नहीं है अकेले, हाँ उसको किसी की पुष्टपनाही हासिल हो, उसके सर पे किसी का हाथ हो, फिर मुमकिन है, वगरना वो अकेली इस काबिल नहीं है कि हुकूमत को निकाल दे। बल्कि कभी भी अपोजिशन अकेली इस काबिल नहीं हुई कि वो हुकूमत को निकाल सके। हुकूमत का काफ़ी ताकतवर होती है, लेकिन उसको निकालने के लिए अगर अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट मिल जाए तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत कमज़ोर हो जाती है। अभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई कि हुकूमत और जो अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट हैं ये आपस में मिल जाएं। जिस दिन ये मिलेंगे उस दिन हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी, उस दिन हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा। और साहिब साहब, इदारों के न्यूट्रल होते हुए भी अपोजिशन कुछ कर सकती है जिसकी डिमांड किया करते थे, या कर ये उस वक्त भी कुछ नहीं पाएंगे? देखिए, ये दोनों तरफ बात दुरुस्त है। जिस तरह सुहेल बड़ाई साहब ने शुरू में फरमाया था कि अगर हुकूमत पे अपोजिशन कोई जेन्युइन हमला करे तो ये हुकूमत तन्हा अपने आप को नहीं बचा सकती, और माजी में भी अगर उस हुकूमत को
बाहर से सपोर्ट ना होती या शह ना होती तो ये ना तश्कील पा सकती थी और ना सरवाइव कर सकती थी। अब अपोजिशन का अलमिया भी ये है कि पहले जब PDM बन गया तो आपने देखा कि कुछ ही अरसे में बिल्कुल हुकूमती सफ़ों में हलचल मच गई थी। तो लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने दगा दिया और पीपल्स पार्टी वहाँ से निकली। अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी को वहाँ से तो PDM से हुकूमत ने तो नहीं निकाला था, तो उसकी वजह से अपोजिशन कोई मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाने में नाकाम रही। इस वक्त भी अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की भी तरजीह कुछ और है, पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरजीह कुछ और है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरजीहात कुछ और हैं। तो अगर अपोजिशन जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने पे मैं कामयाब हुई, जो सरेदस्त बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो इस वक्त जो अपोजिशन की नाअहली है वो इस हुकूमत के दवाम की गारंटी है, क्योंकि अपोजिशन के रहनुमा ख़ुद कहते हैं कि अब अगर कुछ हो, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस रोज़ ख़ुद गवाही दी कि जी वो गैर जानिबदार हो गए हैं, और फिर जब इस्तीफ़ों के ऑप्शन से मुस्लिम लीग नून हट गई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बात पे मियां नवाज़ शरीफ साहब ने कन्विंस किया है कि आप इस्तीफ़ों पर इसरार ना करें। तो इसका मतलब ये है कि उनको भी कुछ ये उम्मीद पैदा हो गई है या कहीं से वो मुतमईन हो गए हैं कि अगर वो कुछ इन हाउस चेंज लाने की या विद इन सिस्टम कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो माजी की तरह हुकूमत को बचाया नहीं जाएगा किसी और साइड से। लेकिन मैं सुहेल साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त आवाम जितने तंग है या वर्कर जितना बेचैन है, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत बदकिस्मती से उस गुस्से को ना चैनलाइज कर सकती है, ना वो अपने अपने पार्टी के दायरे से बाहर निकल सकते हैं। और जब तक अपोजिशन कोई मुश्तरका स्ट्रेटजी नहीं बनाती तो तब तक हुकूमत को किसी और तरीके से गिराया भी नहीं जा सकता। तो इसलिए इमरान खान साहब और उनके साथ ही मुतमईन हैं। तो वड़ाई साहब, फिर एज ऑफ नाउ ये है कि ये दावे करते रहेंगे कि हम स्पीकर के लिए अदम एतमाद ला रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए ला रहे हैं, फिर पंजाब की बात, ये सब होगा, मगर होगा कुछ नहीं। इत्तेहादी भी हुकूमत के साथ ही रहेंगे और ये मामला ऐसे ही चलेंगे, हुकूमत से सिर्फ दबाव बढ़ाया जाएगा। जी, जितनी देर तक कोई इशारा, कोई इंडिकेशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती कि भाई अब एक सफ़ा नहीं रहा बल्कि दो सफ़े अलग अलग हो गए हैं, उस वक़्त तक मेरा ख्याल है कि तब्दीली की कोई भी कोशिश जो है वो नाकाम ही होगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़किरों की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आपको बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। डेढ़ साल बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस की अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के लिए परवाज़ों के इम्कानात रोशन हो गए हैं। एविएशन के आलमी इदारे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO ने पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी पर अपने तमाम सेफ्टी एतराज़ात ख़त्म कर दिए हैं, जो वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के कौमी असम्बली में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद उठाए गए थे। ICAO ने इस हवाले से पाकिस्तानी हुक्काम को ख़त लिखकर आगाह कर दिया है, जिसमें पायलट्स के लाइसेंसेस के मामले पर सितंबर 2020 के अपने एतराज़ात वापस लेते हुए कहा गया है कि ICAO ने 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2021 के दरमियान पाकिस्तान में इस मामले का ऑडिट किया, जिसके नतीजे में ICAO की वैलिडेशन कमेटी ने यह तयन किया है कि पाकिस्तान की तरफ से लिए गए इक़दामात ने इस मसले को कामयाबी से हल कर दिया है। गुलाम सरवर खान के बयान के बाद ICAO ने सितंबर 2020 में पाकिस्तानी सिविल एविएशन को तजावीज़ दी थी कि पाकिस्तान की सिविल एविएशन को पायलट्स को नए लाइसेंसेस जारी करने और मुअत्तल-शुदा लाइसेंसेस बहाल करने से पहले अपने लाइसेंस जारी करने के निज़ाम को बेहतर और मुस्तहकम बनाना चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी बेज़ाब्तियों और ख़राबियों से बचा जा सके। और अब अच्छी खबर यह है कि ऑडिट के बाद ICAO ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए इसे क्लियर कर दिया है, मगर खुद हुकूमत का पैदा किया हुआ ये तनाज़ा अब तक पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा चुका है। ये सारा मामला वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान के एक मुतनाज़ बयान के बाद शुरू हुआ। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह दावा किया कि पाकिस्तान के 860 में से 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई, जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है।
उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी गुलाम सरवर खान के दावे का दिफा करते रहे। उन्होंने कहा कि अगर जाली लाइसेंसेस वाली रिपोर्ट जारी ना करते तो किसी भी हादसे का खून उनके सर पर होता। नहीं, ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। बतौर हुकूमत होना तो ये चाहिए था कि पहले बाकायदा हर पहलू से तहकीकात की जाती, पायलट्स की निशानदही होती, कार्रवाई के बाद पायलट्स मुअत्तल होते, फिर जाकर कोई बयान दिया जाता। मगर ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले जल्दबाजी में बयान दे दिया गया। पूरी दुनिया में इस खबर की कवरेज हुई, आलमी अखबारों में हेडलाइंस लग गई। पाकिस्तान की बतौर रियासत और पाकिस्तान एयरलाइंस की बतौर इदारा साख बुरी तरह मुतासिर हुई और पायलट्स का मामला आलमी मीडिया की सुर्खी बन गया। दुनिया भर में जगहसाई होती रही। सिर्फ यही नहीं, बात इतनी बिगड़ गई कि पाकिस्तान एयरलाइंस और पाकिस्तानी पायलट्स दुनिया भर में मशकूक हो गए। पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर दुनिया के कई ममालिक में पाबंदियां लगा दी गई। दुनिया की दीगर एयरलाइंस पर काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स और अमले को ग्राउंड कर दिया गया। और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में और बगैर तहकीकात के दिए गए एक गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से। और फिर खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी तस्लीम करना पड़ गया कि बदकिस्मती से इस मामले को दुरुस्त तरीके से पेश नहीं किया गया। जैसे हमने प्रेजेंट किया वो बेहतर हो सकता था। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने पूरा इंस्ट्रक्ट किया, जब मुझे पता चला मैंने समझाया था कि इसको बड़ा केयरफुली, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसको जब मीडिया में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पब्लिक तो इंक्वायरी होनी है, लेकिन उसको एक ऐसे तरीके से करें कि वो उसका इतना बड़ा फॉल आउट नहीं आना था। लेकिन बदकिस्मती से हमने उस तरह प्रेजेंट नहीं किया, नहीं, वो हमारी गलती थी। और सिर्फ यही नहीं, सिविल एविएशन अथॉरिटी की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट से भी गुलाम सरवर खान के बयान की तरदीद हो गई, जिसके मुताबिक जिन 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली होने का गुलाम सरवर खान ने दावा किया था, उनमें से 180 पायलट्स को क्लियर करार दे दिया गया, जबकि 82 पायलट्स ऐसे थे जिनके या तो लाइसेंसेस मुअत्तल होने हैं या उन्हें इम्तिहानात में मामूली मिसकंडक्ट पर 1 साल के लिए लाइसेंस की मनसूखी का सामना करना पड़ सकता था। यूं मुल्क की बदनामी हुई, अरबों रुपए का नुकसान अलग हुआ। खुद वज़ीर-ए-आज़म ने भी माना कि हमसे मिसहैंडलिंग हुई, मगर किसी का एहतसाब नहीं हुआ। और इस सबके बावजूद वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान अपने बयान पर कायम रहे। अदालत में सेक्रेटरी एविएशन साहब ने कहा कि एविएशन डिवीजन ने रिपोर्ट गलत दी, आप कह रहे रिपोर्ट ठीक थी। सर दोनों तरफ सर किसकी बात माने? सर जो रिपोर्ट मुझे दी गई, जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी गई, वो रिपोर्ट मनो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और मैं स्टैंड करता हूँ कि जो उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट दी है, अगर वो आज कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, तो जो ये कहता भी है और जिसने रिपोर्ट भेजी भी है, फिर उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। तो सर रिपोर्ट किसने भेजी थी? बस नहीं भाई बेटे, बाल का खाल क्या कहते हैं, नहीं उधेड़नी चाहिए। प्रोग्राम में बड़े शामिल हुए। कराची में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार किया है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। इस वक्त मुल्क भर में ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस 350 से ज़्यादा हो चुके हैं। आज कराची में मजीद 23 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है, जिसके बाद सिंध में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 200 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में आज मजीद 27, जबकि लाहौर में मजीद 20 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। और NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.8% हो गई है। 898 नए केसेस सामने आ गए हैं, जबकि कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। वैक्सीनेशन कराइए, मास्क पहनिए और SOPs पर अमल कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।